हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं क्लास 8 और ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 7 तक देखा था, जिसमें मैंने चैप्टर 2 तक कवर किया हुआ था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़ रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप DFCCIL के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसे हम CRM कहते हैं, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL हमारा कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आप अच्छे से लेक्चर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाली क्लासेस में हम बहुत सारे MCQs क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप लोग का एक ओवरऑल तैयारी मैं करवा रही हूँ DFCCIL के लिए, और ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तैयारी अच्छी रख रहे होंगे, अपनी पूरे स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होंगे, डेली रूटीन मेंटेन करके रख रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। और बाकी जितने भी नोट्स हैं वो मैं दे देती हूँ आप लोगों को। मैथ और रीजनिंग की खूब सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और रीजनिंग की जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आपका अपकमिंग एग्जाम DFCCIL हो या फिर SSC का कोई भी पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, तो विक्रम सर रीजनिंग की क्लासेस हमारे ले रहे हैं। तो आप देखिए अच्छे से, और बहुत ही अच्छा बेसिक लेवल से कवर करते हुए जाते हैं, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। एक एक करके आप लेक्चर देखिए और एक एक करके टॉपिक आप कवर करिए, और जल्द ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए एप्टीट्यूड लेकर के आया जाए। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो भेजते हैं मुझे टेलीग्राम में अपने स्कोर कार्ड टेस्ट सीरीज़ का, या फिर मेल करते हैं, तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो एक दो लोगों का मैं नाम भी लेना चाहूँगी। कृष्णकांत जी, जैसे कि आप मैसेज किए थे टेलीग्राम पे अपना स्कोर कार्ड और एप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, थैंक यू। राम मजुमदार जी, आप भी अपना स्कोर कार्ड भेजे थे तो बहुत अच्छा था आप लोगों का। चंदन सबाले जी, आई थिंक शायद मैं सरनेम आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ, तो आप सभी लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। गोलू जी, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और 2-4 लोग हैं तो जो थोड़े जैसे कि RB हैं, तो मुझे इनका नाम नहीं मालूम, LPV हैं, तो ये सब है स्टूडेंट्स। आप लोग सच में बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, और प्लीज़ इसे डिसकंटिन्यू मत करिएगा। और बाकी स्टूडेंट्स भी अपना टेस्ट दे करके स्कोर कार्ड भेजें, ठीक है, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा पूरी ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन के लिए। अब आइए हम अपना क्लास देखते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर 3 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पूरा बिजनेस, कॉमर्स, मार्केटिंग, जैसे कि आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो B2B, B2C, G2C, जैसे कि आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जीक्यूटिव OPBD पोस्ट के लिए। तो चाहे वो जूनियर मैनेजर का हो, चाहे आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट का हो, या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का हो, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझना होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बात करूँगी। चैप्टर पूरे 3 में हमारा क्या हो जाएगा, मार्केटिंग इन द इंटरनेट एज। ठीक है, इंटरनेट वैसे भी आजकल पूरा इंटरनेट का ही ज़माना है, ऑनलाइन का ही ज़माना है। अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो ये भी क्या है, ये सारा पूरा हमारा ऑनलाइन चल रहा है आजकल। तो एक टर्म जैसे मुझे आया था इंटरनेट, ये चैप्टर जब मैं पढ़ रही थी, तो देखिए यहाँ पर एक टर्म है निटीज़न। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म है निटीज़न। तो मैंने पढ़ा ये निटीज़न, सिटीज़न तो हम लोग जनरली सुनते ही हैं, सिटीज़न। ठीक है, तो फिर ये नया टर्म मुझे लगा था, तो ये टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, ये पूछा जा सकता है इस टाइप का टर्म आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटरनेट, हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, देखिए, इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कहते हैं निटीज़न, समवन हु यूजेस द इंटरनेट अ लॉट। तो अगर मैं कहूँ, वैसे तो आज सिटीज़न लोग हैं ही, निटीज़न भी सारे बन गए, हम सारे निटीज़न्स हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ है तो तुरंत गूगल सर्च करो, कोई भी चीज़ सुननी है तो तुरंत यूट्यूब पे जाओ, तो कुछ भी है तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे पूरे इंटरनेट का यूज़ करने वाले पीपल को कहते हैं निटीज़न, जो बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है। समझ में आया? तो ये टर्म अगर आप लोगों को कहीं मिलता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये इंटरनेट से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या है, चैप्टर का नाम है मार्केटिंग इन द इंटरनेट एज। तो हम सारी चीज़ें क्या करेंगे, इंटरनेट बेस्ड जो हमारा कॉमर्स वगैरह वेबसाइट है वो सब पढ़ेंगे। तो अच्छे से लेक्चर आप लोग देखिएगा, सुनिएगा अच्छे तरीके से।
अगर आप सिर्फ सुनते भी हैं तब भी आप लोगों का मैं ये गारंटी देती हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, चाहे किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो, डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ G2C मार्केटिंग ड्राइव। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को जाना पहचाना लग रहा होगा। जब मैं सेशन स्टार्ट कर रही थी इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का, तब भी ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था और कहा था जब मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगी ई कॉमर्स वाला पूरा टॉपिक, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो ये आ गया है टाइम इस क्वेश्चन के लिए। और तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो बोल रहा है सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड टू द जनरल पब्लिक। वैसे तो ये अगर आप अपनी कॉमन सेंस से नहीं भी पता होता तो भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अगर इससे रिलेटेड अगर और कोई टर्म आता है जैसे G2C, C2G, B2C, B2B, ऐसे बहुत सारे मॉडल है, अगर वो पूछता है तो फिर कैसे आप लोगों को कंसेप्ट समझना है वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन देखिए एक और ख़ास बात, जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया है वो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अपने जनरल कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। फिर ये देखिए, ये जो है मेजर फोर्सेस शेपिंग द इंटरनेट एज। तो आजकल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है, आज हमारा डिजिटल का ज़माना है, ठीक है। हर चीज़ें डिजिटल है, डिजिटल वॉल क्लॉक है, और उसके बाद डिजिटल सारी चीज़ें डिजिटल होती है, डिजिटल कैमरा, सारा कुछ क्या है डिजिटल का ही ज़माना है आजकल। हर एक चीज़ें देखेंगी तो ठीक है, सारा कुछ क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है। तो ये क्या है, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या देखना है, इसमें हम लोगों को देखना है कि डिजिटलाइजेशन कैसे हो रहा है, कनेक्टिविटी क्या है, कनेक्ट कैसे हो रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। अगर मार्केटिंग के टर्म्स में कहूँ तो कैसे एक सेलर और एक बायर कनेक्ट हो पा रहे हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद एक्सप्लोशन ऑफ द इंटरनेट, पूरा इंटरनेट का हम देखेंगे कि इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। कस्टमाइजेशन एंड कस्टमराइजेशन, ठीक है। ये दोनों टर्म आप लोगों को सेम लग रहा होगा, वो मैं अभी डिस्कस करूंगी आप सभी लोगों से। फिर न्यू टाइप ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो ये भी है, तो ये 4 टर्म है जो कि मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैम इससे क्वेश्चन आएगा क्या, तो डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछेगा तो भी आप लोगों को ये जो पूरा टर्म है G2B, B2C, ये सारा समझने के लिए आप लोग को ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो समझ में आया ये चारों कंसेप्ट। अभी हम एक एक करके और अच्छे से डिटेल्स में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये सारा जो डिजिटल वाला कंसेप्ट है, डिजिटल मार्केटिंग है, इंटरनेट है, वो समझने के लिए आप लोगों को मार्केटिंग का एनवायरनमेंट समझना पड़ेगा। मतलब मार्केटिंग एनवायरनमेंट यानी कि जो मार्केट है उसके आसपास का हमारा क्या चल रहा है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों से मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में पूछता है कि बताइए कितने टाइप के हैं, तो ये मेनली 2 टाइप के होते हैं एनवायरनमेंट। मार्केट जो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट वो मेनली 2 टाइप का होता है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है और एक मैक्रो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो, तो आई थिंक ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। यानी कि अगर मैं ये कहूँ तो ये बड़ा वाला क्या है, ये बड़ा वाला हमारा है मैक्रो, और ये छोटा वाला मार्केट क्या है, ये छोटा वाला मार्केट है हमारा माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है बताइए। माइक्रो मज़ेदार होने वाली क्लास, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट मैं समझा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग सुनिएगा अच्छे तरीके से, फटाफट समझाऊंगी, उसके बाद हम डायरेक्ट ई कॉमर्स और ई बिज़नेस में आ जाएंगे। तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, बेसिकली इसमें क्या होती है, जो एक कंपनी है उसके अंदर कंपनी है, कंपनी के अंदर क्या होते हैं, सप्लायर होते हैं, बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग चैनल होते हैं, प्रमोशन वाले होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले होते हैं, फिर कस्टमर होते हैं, उसके बाद उनके कॉम्पिटिटर होते हैं, और जो पब्लिक होते हैं जनरल, ठीक है। क्या क्या मैं कहीं बताइए। जो सबसे पहले जो कंपनी है, कंपनी के क्या होगा, कुछ सप्लायर्स होंगे, कुछ बायर्स भी होंगे, कुछ मार्केटिंग चैनल्स फर्म भी होंगे जो प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कुछ फाइनेंशियल हेल्प करने वाले जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर वगैरह भी होंगे, ठीक है। फिर हमारे मार्केट कस्टमर के मार्केट होंगे, कॉम्पिटिटर उनके होंगे, एंड पब्लिक होंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर मिल करके बनता है मार्केट, तो इसे हम कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। समझ में आया, मतलब छोटे पैमाने में
पूरा ऑल ओवर को नहीं ये कर रहा है, सिर्फ ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये क्या है देखिए, सप्लायर है। सप्लायर क्या करता है, इधर एक कंपनी को सप्लाई कर सकता है और उसके कॉम्पिटिटर को भी सप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ढेर सारे मार्केट के इंटरमीडियरीज आते हैं। इंटरमीडियरीज मतलब बीच वाले लोग। ऐसा नहीं है किसी सप्लाई हुआ कंपनी से, कंपनी के बाद डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सारे चैनल के थ्रू ये हो करके हमारे पास आता है। जैसे कि होते हैं हमारे कंपनी के बाद होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फिर होलसेलर होते हैं, होलसेलर के बाद रिटेलर होते हैं, फिर हम तक जा कर के कहीं पहुंचता है। और उसके बीच में बहुत सारे क्या होते हैं, फर्म्स होते हैं, प्रमोशन वाला होता है, फाइनेंशियली हेल्प करने वाले होते हैं। तो ये जो है एनवायरनमेंट, इसे हम कहते हैं देखिए माइक्रो एनवायरनमेंट मार्केटिंग के टर्म्स में, ठीक है। अब अगर मैं कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट देखूं तो देखिए कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट, अगर ये मार्केटिंग मान लीजिए कोई कंपनी कर रहा है तो उसके टॉप मैनेजमेंट के बंदे होंगे। टॉप मैनेजमेंट अगर अमेज़न ले लीजिए, अमेज़न एक बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी है, या फिर फ्लिपकार्ट ले लीजिए तो वो क्या है, या फिर अगर आप रिलायंस ट्रेंड अगर देखेंगे, रिलायंस वाला जो कंपनी है वो देखेंगे तो उनके तो टॉप मैनेजमेंट के बंदे हैं जो डिसीजन लेते हैं, प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं। उसके बाद उनके नीचे बहुत सारे बंदे होते हैं। तो हायरार्की जैसे कि आप जानते होंगे मैनेजर वगैरह होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे टॉप के मैनेजमेंट है जो मेनली मैनेजमेंट का काम देख रेख करते हैं। फिर HR वाले होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो हायर करते हैं। उसके बाद कुछ फाइनेंस उनकी टीम होती है जो पूरा देखती है कि फाइनेंशियली कैसे मैनेज करना है सब कुछ। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो ऐसे ही मार्केट में नहीं आ जाता, उसकी बहुत सारी टेस्टिंग और बहुत सारे लैब में रिसर्च और परफॉर्म किया जाता है, तब जा करके कोई प्रोडक्ट आता है, ठीक है। फिर आता है परचेजिंग डिपार्टमेंट, देन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, देन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे, इससे ज़्यादा भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं और किसी में कम भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, अकाउंटिंग रिलेटेड बहुत सारे जो एम्प्लॉई हैं उनके पेमेंट देना है, उसको देखना होता है। मैन्युफैक्चरिंग है, तो जितने भी आप जहाँ तक जानते हैं कि कंपनी का क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट से लेकर के उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके वर्कर से लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके बाद डिलीवरी वाला यूनिट अलग होता है। तो इस सारे को क्या कहते हैं, कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। तो बस ये बात आप लोगों को बताना था। सप्लायर क्या होता है, सप्लायर फर्म्स एंड इंडिविजुअल दैट प्रोवाइडेड रिसोर्सेस नीडेड बाय द कंपनी, ठीक है। जो कंपनी को क्या करता है, रिसोर्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं सप्लायर। फिर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज मतलब बीच बीच वाले लोग जो होते हैं उसको कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मेनली होते हैं देखिए, दे आर द फर्म्स दैट हेल्प द कंपनी टू प्रोमोट, सेल, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स टू द फाइनल बायर। मतलब वो प्रमोशन के लिए भी हो सकते हैं, सेलिंग का भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकते हैं, रीसेलर हो सकते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हो सकते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज हो सकती है, और फाइनेंशियली इंटरमीडियरीज हो सकती है। अब इसका मतलब क्या है, रीसेलर तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, दैट रीसेलर आर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फर्म्स का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है, दैट हेल्प द कंपनी फाइंड कस्टमर और मेक सेल्स टू दैम। तो बेसिकली जो सेल्स वगैरह में होते हैं इंक्लूड, उनको कहते हैं। दे इंक्लूड होलसेलर भी वो हो सकते हैं या फिर रिटेलर्स भी हो सकते हैं। रिटेलर क्या करते हैं, होलसेलर से खरीदते हैं और फिर हमारे पास हम उनसे खरीदते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये हो गया हमारे होलसेलर और रिटेलर्स हो गए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म अगर कहूँ, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को पहुंचाने वाले जो कंपनी होते हैं उसको कहते हैं हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो मेनली क्या करते हैं, मेनली मूव गुड्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू देयर डेस्टिनेशन। तो ठीक है, ये अलग फर्म होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अमेज़न वगैरह है, अमेज़न क्या करता है, अमेज़न जो है वो प्रोडक्ट ले करके एक अलग डिलीवरी टीम तैयार करके रखता है, या फिर वो प्राइवेटली किसी को हायर भी कर सकता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म। और वर्किंग विद द वेयर हाउसेज, जो जहाँ सामान रखा जाता है उसको कहते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन फर्म। तो इसीलिए ये होता है हमारा शिपिंग जो होता है, शिपिंग एंड डिलीवरी का, उसका ये देख रेख करता है। मार्केटिंग सर्विस एजेंसी का मतलब ये हो जाएगा जो हमारे एडवर्टाइजमेंट के लिए होते हैं, जो मीडियाज़ वगैरह होते हैं जो प्रमोट करते हैं मेनली प्रोडक्ट को, उसे कहते हैं मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज। फिर लास्ट आया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल मतलब मेनली जो क्या है,
बैंक्स वगैरह है, क्रेडिट कंपनीज़ है, इंश्योरेंस कंपनी है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते होंगे तो उसमें आजकल EMI का ऑप्शन आता है, याद है आप लोगों को? बजाज देता है, फाइनेंस करता है, उसके बाद और पेमेंट जो करते हैं वो पेमेंट बहुत सारे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो गया, उससे होता है। HDFC क्रेडिट कार्ड वगैरह से डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये सारी क्या है, ये सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं जो प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को। सपोज़ कोई मान लीजिए कैश नहीं दे पा कर के नहीं खरीद पा रहा है कैश में, तो वो इसीलिए आजकल क्या करते हैं, आजकल EMI का ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें भी क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग EMI के ऑप्शन होते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस की कंपनीज़ भी होती है, जैसे कि आप प्रोडक्ट डाल करके देखिएगा कभी, अगर इसी चीज़ को गौर आपने नहीं किया है तो अमेज़न का जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है, इंश्योरेंस दी जाती है, उसमें इंश्योरेंस भी दी जाती है और प्लस वारंटी वगैरह भी दी जाती है, उसके लिए आपको चार्जेस देने होते हैं। ठीक है, समझ में आया? और आजकल वैसे भी इंश्योरेंस हर एक चीज़ का हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ट्रक वगैरह है या हमारे 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो क्या है, सारी चीज़ की क्या इंश्योरेंस कराई जाती है। तो ये सारे इंटरमीडिएरीज को कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। ठीक है, समझ में आया? और ये क्या इंश्योर करते हैं, इंश्योर अगेंस्ट द रिस्क एसोसिएटेड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। समझ में आया? तो ये हो गया हमारे पूरे माइक्रो एनवायरनमेंट। अब आप सोच रहे होंगे मैम मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट मतलब ये होता है कि बड़े पैमाने में पूरे लार्ज सोशल फोर्सेस को देखना होता है। ठीक है, सोशल फोर्सेस यानी कि हमारे आसपास जो हमारा एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल इशू चलता है, कल्चरल फोर्सेस है, डेमोग्राफिक है, तो ये सारी चीज़ों को जब अगर कोई मार्केट कवर करता है तो उसको कहते हैं हम मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, तो डेमोग्राफिक यहाँ पर एक टर्म आया। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी ही कहते हैं। देखिए ये डिफरेंट मैक्रो क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट है। डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जो मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं? देखिए अगर कोई डेमोग्राफी ले रहे हैं तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन एंड देयर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो मान लीजिए अगर डेमोग्राफी है और किसी कंपनी को मार्केटिंग करना है तो वो वहाँ के पॉपुलेशन को मेनली ध्यान रखेगा, एज ग्रुप को ध्यान रखेगा, लोकेशन को ध्यान रखेगा। ठीक है, तो मान लीजिए लोकेशन कहने का मतलब कोई पॉपुलेशन है जो ठंड जगह पे रह रही है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो गई वुलन क्लॉथ की, तो वहाँ पर उनका मार्केट ज़्यादा अच्छा चलेगा। सिमिलरली जहाँ पर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तो वहाँ पर क्या होगा, मेनली कॉटन फैब्रिक्स काम करेंगे, जो बहुत ही सूती वाले कपड़े होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, उनकी मार्केटिंग ज़्यादा काम करेगी। उसके बाद सिमिलरली क्या होता है, एज ग्रुप है, अगर मान लीजिए देख रहे हैं कि कोई सोसाइटी है वहाँ पर क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर वो फोकस करेंगे कि नए नए क्लॉथ्स आएँ। फिर जो भी एजुकेशन वाला जो मार्केटिंग होती है वो हो। अगर जेंडर है, मान लीजिए कोई कॉलेजेस है, वुमेन कॉलेज है, तो आसपास वुमेन वाले जो भी मटेरियल होता है वो ज़्यादा होगा, तो उनकी मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी से होगी। ठीक है ना? तो इसी तरीके से क्या होता है, ये अफेक्ट करता है एक लार्ज पैमाने में। तो वही ये चीज़ लिखा हुआ है, देखिए द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इज़ ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट टू मार्केटर्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पीपल एंड पीपल मेकअप द मार्केट। डेफिनेटली सी बात है कि मार्केट क्या होता है, मार्केट लोगों से ही बनता है। मान लीजिए बहुत ही अच्छा मार्केट है, बहुत शानदार मार्केट है, एकदम हाई फाई है, या बड़े क्वांटिटी में प्रोडक्ट रखा गया है, सस्ता भी है, लेकिन उसको कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है, तो वो किस काम का मार्केट है? नहीं है ना मार्केट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड सिचुएशन की बात करूं, कोरोना के मैं बात करूं, तो उस समय क्या था, बहुत सारा मार्केट था, लेकिन सारे क्या था, लॉकडाउन का सिचुएशन था, तो लोग खरीदने वाले ही नहीं है, तो वो सब प्रोडक्ट को किसी काम के नहीं है, वो मार्केट काम का नहीं है। तो इसीलिए मार्केट को कैप्चर करने के लिए वो पॉपुलेशन पे मेनली ध्यान देना होता है। सिमिलरली क्या हो गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि फैक्टर दैट अफेक्ट द कंज्यूमर बाइंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, बाइंग पावर मतलब क्या होना चाहिए कि ये देखना है कि वहाँ के आसपास की सोसाइटी कैसी है, उनका परचेजिंग पावर कितना है, उनकी इनकम कितनी है। ठीक है, तो अगर बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो बहुत ज़्यादा लुटा सकते हैं, उनके दिन के खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा, उनका दाम ज़्यादा होगा।
अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे, बिल्कुल एकदम लग्जरियस आइटम होगा। तो ये सारी चीज़ ये बताता है कि किसका कितना परचेजिंग पावर है, उसके हिसाब से मार्केट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देना। ठीक है, समझ में आया। अब जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ वो ये देखिए, ये एक थ्योरम है, चेंजिंग द कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये अच्छे से आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को मज़ा भी आएगा ये लॉ पढ़ने में। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अब ये क्या है, ये जो है जो कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न बताए थे, ये इनके द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट एंजल के द्वारा। तो एक ये इन्होंने एक लॉ बताया था। लॉ किस लिए बताया था? फैमिली एक्सपेंडिचर से रिलेटेड लॉ बताया था। देखिए क्या होता है, हर एक फैमिली के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में खर्च की जाती है, लेकिन अगर मैं बेसिक देखूं तो बेसिक क्या होती है, हमें रोटी कपड़ा और मकान होता है। ठीक है, उसके अलावा भी क्या होता है, हेल्थ पे होता है, उसके बाद एजुकेशन पे होता है, रेंट अगर कोई किराए में रहता है उनका रेंट देना होता है, फिर बिजली का बिल देना होता है, पेट्रोल भराना होता है, डीजल भराना होता है, और रिक्रिएशन एक्टिविटी यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए कभी मूवी चले गए, कभी स्विमिंग पूल चले गए, या फिर कभी किसी रिसोर्ट में ठहर गए। तो ये सारी चीज़ें हर एक परिवार में एग्जिस्ट करती है। डिपेंड करता है वो कितना पुअर है, कितना रिच है, या फिर कितना मीडियम परिवार से बिलोंग करता है ना। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो नामक व्यक्ति थे अर्नेस्ट एंजल ने, इन्होंने एक लिस्ट बनाया, अ लिस्ट कंटेनिंग द एक्सपेंडिचर बाय अ फैमिली ऑन ईच ऑफ दिस आइटम। ठीक है, एक इन्होंने रिसर्च किया और काफ़ी अच्छे से इन्होंने डीप में रिसर्च करके ये एक एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट बनाया, लिस्ट बनाया, और उसको कहते हैं फैमिली बजट। फैमिली बजट तो थोड़ा बहुत अनुमान तो आप लगा लिए होंगे कि ये क्या चीज़ मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन अगर पूछता है कि बताइए फैमिली बजट का कंसेप्ट किसने दिया था, तो आप कहेंगे अर्नेस्ट क्या नाम है, एंजल। अर्नेस्ट एंजल ने दिया था, और एंजल्स लॉ भी इसे कहते हैं। अर्नेस्ट एंजल ने 1857 में एक इन्वेस्टिगेशन किया, बिठाया फैमिली बजट के हिसाब से, और उन्होंने ये इसको ले करके स्टडी करके 3 ग्रुप में बांटा, पुअर, मिडिल एंड रिच। ठीक है, पुअर, मिडिल एंड रिच। तो ये इन्होंने ये कहा था कि देखिए, इन्होंने ये कहा था कि फैमिली का जो इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, फैमिली का इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, या किसी व्यक्ति का जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, उसका जो परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड है वो कम होगा। परसेंटेज कह रही हूँ, ऑल्दो द एक्चुअल अमाउंट इंक्रीजेस। मतलब इसका क्या है, इन्होंने ये क्या कहना चाहते थे मैं आप लोगों को बताती हूँ अच्छे तरीके से। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मान लीजिए आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप अपने प्रिपरेशन मोड में हैं। तो अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत पार्ट टाइम वगैरह जॉब करते हैं, या फिर कोई नॉर्मल इनकम कर रहा है, अर्न कर रहा है, मान लीजिए उसकी सैलरी कितनी है पर मंथ वो कितना कमा पाता है, 50,000 रुपये कमा पाता है, मान लीजिए, एक एग्जाम्पल है। उसके बाद मान लीजिए अगर उसका कोई अच्छा गवर्नमेंट जॉब लग गया, या फिर कोई अच्छे उसका बिजनेस सेटअप हो गया, जैसे कि आप लोग भी उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों का भी लगेगा, और आप लोग भी ढेर सारे पैसे कमाएं और अपने ख्वाहिशों, अपने इच्छाओं को पूरा करें जो अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसमें आप लोग बेसिकली जो खाने पीने पे खर्चा कर रहे होंगे वो लमसम 3500-3000 तक करते होंगे। 3000 से लेके 3500 कोई भी एक खा सकता है परिवार, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रुपये। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि जैसे जैसे फैमिली की इनकम इंक्रीज़ होती है, मान लीजिए अब आपकी नौकरी लग गई, बिल्कुल आप DFCCL में सेलेक्ट होकर के स्टेशन कंट्रोलर की पोस्ट पर पे बैठ गए, या फिर जूनियर मैनेजर, या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव, तो डेफिनेटली सी बात है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, 50 से 60 हज़ार रुपये आप लोगों की सैलरी पर मंथ आएगी। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे फैमिली का इनकम बढ़ता है तो परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड डिक्रीजेस। मतलब ये बता रहा है कि परसेंटेज प्रोपोर्शन कम डिक्रीज होता है। कैसे, देखिए, पहले आप कितना खर्चा कर रहे थे, मान लीजिए सपोज 3500 रुपये खर्च कर रहे थे, अब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे भी तो आप कितना करेंगे, 4000 4500 रुपये खर्च करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ला करके खा लेंगे, भूख वगैरह तो आपकी इतनी है, नॉर्मल थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह इंक्लूड कर लिए तो 500-1000 रुपये आपके मंथली का बढ़ गया, मान लीजिए 5000 बढ़ गया। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल कम है, ये प्रोपोर्शनिटी जो है पहले के हिसाब से फूड में वो कम है। और जाहिर सी बात है कि अगर आपकी जॉब लगेगी, आपकी अच्छी सैलरी होगी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बढ़िया आईफोन अपने लिए खरीदेंगे,
उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग और कुछ खरीदेंगे, कार खरीदेंगे। फिर अगर मान लीजिए अगर किसी के पास नॉर्मल सा टेबल वेबल है, जैसे कि अगर आप लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर पीजीज वगैरह में हॉस्टल्स में रहते हैं तो खटिए पे सोते हैं, है ना, सोते होंगे आप लोग, तो कोई बात नहीं, सोते हैं वो सब लोग सोते हैं, मैंने भी सोया है। तो उसके अलावा आप क्या करेंगे, अरे बहुत दिन हो गया, अब मेरी तो अच्छी खासी इनकम आ रही है, उस पर स्पेंड करेंगे ज़बरदस्त, एकदम लग्जरियस आप क्या करके लेके आएंगे, पलंग लेकर के आएंगे, बेड लेकर के आएंगे, उसके बाद आप सोफ़ा भी ला लिए, उसके बाद टीवी भी ला लिए, उसके बाद एसी भी लगवा लिए। बहुत दिन पंखे में हवा मैं खा चुका हूँ, अब मेरी नौकरी लग गई है और अब मेरी या फिर बिजनेस सेटअप हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, एसी में सोऊंगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन फूड में आप लोगों ने उतना ही खर्चा किया है ना। आप लोग कहने का मतलब जितने भी नॉर्मल फैमिली है उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यही ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते थे कि जैसे जैसे फैमिली की इनकम इंक्रीज होती है, द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड डिक्रीजेज ऑल्दो द एक्चुअल अमाउंट इंक्रीजेज। एक्चुअल अमाउंट कहने का मतलब ये है कि 3500 से 4000 हो गया, लेकिन मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट इंक्रीजेज। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग, हाउस रेंट, लाइट, फ्यूल वगैरह क्या है, सेम, लगभग सेम रहता है। मेनली जो क्या है, मेनली क्या है, एक्सपेंडिचर बढ़ता किस में है, इनकम। मेनली क्या है, हेल्थ। तो आप क्या कराएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिए, अच्छे से अच्छे जगह पे अपना हेल्थ का चेकअप कराएंगे। पहले अगर सरकारी में जाते थे तो अब प्राइवेट में जा कर के चेकअप कराएंगे, बढ़िया से पैसा खर्चा करके। उसके बाद एजुकेशन में डेफिनेटली सी बात है खर्चा करेंगे। कोई अगर मान लीजिए नॉर्मल परिवार है, वो तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन ये इन्होंने रिसर्च किया है, वो चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों को। फिर अच्छे से कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे, अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। रिक्रिएशन के लिए क्या करेंगे, कभी कभार हफ्ते में चले गए अपना, कभी वाटर पार्क चले गए, उसके बाद कभी मॉल चले गए, उसके बाद कभी मूवी चले गए। तो ये सारी चीज़ों में ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा जो है लग्जरियस की तरफ ज़्यादा खर्च करते हैं। कार खरीदेंगे, 4 व्हीलर, एसी लगवा लेंगे, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इस लॉ को कहते हैं एंजल्स लॉ। आई थिंक ये अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। और आप लोग को ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको स्टेटमेंट दे देगा कि बताइए कि जो हमारा फैमिली एक्सपेंडिचर वाला है वो लॉ किसने दिया है, या फिर जो चेंजिंग पैटर्न है, चेंजिंग कंज्यूमर का स्पेंडिंग पैटर्न है, वो किसके द्वारा दिया गया है। तो ये किसके द्वारा, अर्नेस्ट एंजल के द्वारा दिया गया है, और इसको कहते हैं एंजल्स लॉ। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो वही चीज़ लिखा हुआ देखिए, डिफरेंसेस नोटेड ओवर अ सेंचुरी अगो बाय अर्नेस्ट एंजल इन हाउ पीपल शिफ्ट देयर स्पेंडिंग across food, housing, transportation, health care and other goods and services categories as family income rises। समझ में आया ये आप सभी लोगों को? अगर समझ में आया है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं इतनी मेहनत कर करके आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आप उसका फल ज़रूर लेंगे और मुझे देंगे भी अपने सिलेक्शन ले करके, ठीक है। फिर आता है देखिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब जो हमारे यहाँ पर नई नई आजकल टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा हो गई है, एडवांसमेंट हो गया है, आजकल बिना भी किसी टेक्नोलॉजी के काम होता ही नहीं है। जैसे कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, पहले क्या होता था, नॉर्मल सा अगर मैं कम्युनिकेशन टर्म्स में बात करूँ तो सिर्फ क्या होता था, फ़ोन पे बात हो जाती थी और मैसेजेस चले जाते थे। और उसके पहले भी करूँ तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू चिट्ठी और भेजना पड़ता था एक कम्युनिकेशन के लिए, है ना, भेजते थे। और आप लोग भी ऐसा होता होगा कि आप लोगों के भी गांव से कोई चिट्ठी विट्ठी आती रही होगी, या फिर दादाजी दादी लोगों की चिट्ठी आती थी तो हमें पढ़ करके बहुत अच्छा लगता था, नाना जी की चिट्ठी, नानी जी की चिट्ठी। तो ये सब क्या रहता था, ये सब बहुत ही एक कम्युनिकेशन का ज़रिया होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होते गया तो क्या है, मार्केटिंग पकड़ लिए कम्युनिकेशन वाले लोग, और फिर क्या किए, धीरे धीरे पहले तो 1G 2G 3G आता था, 4G 5G तक आ चुका है। तो उस समय क्या होता था, उस समय GSM वगैरह के थ्रू सिर्फ फ़ोन पे बात हो सकता था और मैसेजेस हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ तो फिर मल्टीमीडिया मैसेजेस जाने लगे। उसके बाद और थोड़ा सा एडवांसमेंट होने लगा तो फिर वीडियो कॉलिंग वगैरह होने लगी। वीडियो कॉलिंग के बाद आजकल तो फिर ऐसे भी ऑप्शन आ गए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कि एक ही चैट में बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ये सब धीरे धीरे आने लगे। फिर 5G का ज़माना आ गया।
तो अब ये सब क्या है, ये सारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। इवन मेडिसिन की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट आजकल होता है वो सब है। तो ये सारी क्या है, ये सारे टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है, और इनकी वजह से मार्केटिंग धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है, और महंगाई का भी ज़माना होते जा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतना ज़्यादा होगा। तो वैसे भी अगर डिजिटल कैमरा वगैरह भी हम देखें तो क्या है, पहले ऐसा नहीं होता कि डिजिटल कैमरा का, पहले तो रील आता था, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आते थे, है ना, आते थे ना, और एक नेगेटिव वगैरह का कंसेप्ट आता है, ऐसे नेगेटिव करके देखते थे, फ़ोटो पहचानते थे कि किसकी फ़ोटो है ना, ये ऐसा ही होता था ना आप लोगों के साथ भी। तो ये टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है आजकल। अब आजकल क्या है, पूरा डिजिटल का ज़माना है, एकदम सेल्फी का ज़माना है, बस सब लोग सेल्फी ले करके स्टेटस अपलोड करते रहते हैं, फिर ये चेक करते हैं कि कितने लोगों ने हमारा स्टेटस देखा। तो आप लोग एग्ज़ाम के टाइम में प्लीज़ ऐसा मत क्या करिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने तैयारी पे फोकस किया करिए, ये सब आप लोग बाद में कर लीजिएगा। जब जॉब लगेगा तब बढ़िया से आप लोग एक फ़ोटो सेल्फी वेल्फी ले करके अपने ट्रेनिंग के टाइम का, अपने कंपनी का, आप कहाँ बैठे हैं वो सब का फ़ोटो ले करके अपलोड करिए। अभी इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, कि कौन हमें देख रहा है कौन हमें नहीं देख रहा है, ये सब चीज़ों पे मतलब नहीं होना चाहिए। और एक कंट्रोल किया करिए अपने माइंड के ऊपर आप सभी लोग, क्योंकि ये देखिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम ही नहीं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, माइंड का कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे मन में आता है, अरे एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ फेसबुक, एक बार देख लेता हूँ थोड़ा सा व्हाट्सएप किसका मैसेज आया होगा, एक बार देख लेता हूँ थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, उसका एक थोड़ा सा टाइम आप लोग फिक्स कर लीजिए। और उसके बाद ये भी मन में रहता होगा, अरे थोड़ा सा वीडियो और देख लेता हूँ, थोड़ा सा कॉमेडी वाला देख लेता हूँ, तो वो थोड़ा थोड़ा कब ज़्यादा में बदल जाता है, आप लोगों को ये समझ में भी नहीं आता है, और ऐसे करके आप लोगों का 1-1.5 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बर्बाद हो जाता है। तो अपने माइंड पर थोड़ा सा कंट्रोल किया करिए। इवन कई लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो थोड़ा बहुत कम खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा आप लोगों का, माइंड पे कंट्रोल करिए, ठीक है, माइंड पे आप लोग कंट्रोल करिए हर एक चीज़ के लिए। स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत ही सिंपल रहना होता है, सिंपल तरीके से तैयारी करनी होती है, ज़्यादा कुछ हमें नहीं इच्छाएं नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये है कि पॉजिटिव वे में ज़रूर आप लोगों को सोचना है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा, और जो ऐसा सोचता है डेफिनेटली उसको फल मिलता भी है अगर वो मेहनत किया है। तो मेहनत से पीछे नहीं हारना है हम लोगों को, सिलेक्शन लेकर के अपना नाम रोशन करना है, परिवार का नाम रोशन करना है, और मेरा नाम भी रोशन करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। जैसे देख ले रहे हैं आजकल न्यूक्लियर मिसाइल्स है, एटम बॉम्ब्स वगैरह, ये सब क्या है, ये सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ही तो हैं। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हमारा है लॉज वगैरह है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अगर लॉ आया है या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व होती हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसे कि इलेक्शन वगैरह आने लगता है, वोटिंग का टाइम आता है, तो बहुत बड़े पैमाने में क्या की जाती है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उसके लिए भी तो आखिर खर्चा होता है ना। तो वो सारे क्या हैं, वो सारे अगर वास्ट को कवर करते हैं पूरा, तो इसे कहते हैं हम लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और ओवरऑल कहते हैं हम लोग इसको मैक्रो एनवायरनमेंट। आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर होगा। क्लियर है ना दोस्तों, फटाफट बता दीजिए अगर क्लियर है तो। फिर आता है कस्टमराइजेशन। तो एक होता है देखिए कस्टमाइजेशन, एक होता है कस्टमराइजेशन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अच्छे से समझिएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। कस्टमाइजेशन का मतलब आप लोग आई थिंक जानते होंगे अच्छे तरीके से, हर जगह कस्टमाइजेशन है। जैसे कि सपोज आप लोग आजकल क्या होता है, जैसे विस्टा प्रिंट वगैरह से टी शर्ट प्रिंट कराया जाता है, तो उसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आता है, आपके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर बर्थडे वाला चाहिए, या फिर मियाँ बीवी वाला चाहिए, या फिर एक बच्चों वाला भी चाहिए, जो तीनों सेम टी शर्ट पहनते हैं, तो सेम कलर का पहनते हैं, तो ये सारी क्या होती है, अपने इच्छाओं के अनुसार कस्टमाइज़ कर लेना, इसे कहते हैं कस्टमाइजेशन, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, कस्टमराइजेशन भी तो सेम है मैम, ये वाले अभी मैं आऊँगी, पहले एक बार पढ़ते हैं क्या है कस्टमाइजेशन। Customization versus customization. It involves taking the initiative to customize the market offering. Market offering की तरफ से ये क्या है, कस्टमाइज करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि क्या हो गया, विस्टा प्रिंट का मैंने एग्जांपल दिया। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल देखूं तो अगर कोई लेवाइज वाला है या लेवी वाला सेल्स पर्सन है, टेक्स द पर्सनस मेजरमेंट एंड देन कंपनी कस्टमाइज द जीन्स एट द फैक्ट्री। तो ये क्या करेगा, सेल पर्सन है, सेल पर्सन मेजर करेगा कि पर्सन का मेजरमेंट क्या है, और उसके अनुसार वो एक जीन्स डिज़ाइन कर लेगा। तो इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन।
ठीक है। और फिर आप सोच रहे होंगे कि कस्टमराइजेशन क्या है मैम, तो कस्टमराइजेशन in customization the company leaves it to the individual consumer to design the offer। ठीक है, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आपको कैसे डिज़ाइन पसंद है भैया आप बता दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है जीन्स कस्टमर मे टेक देयर ओन मेजरमेंट एंड एड स्पेसिफिक फीचर्स लाइक कहीं पर फटा हुआ चाहिए, कहीं पर कलरफुल पैचेस चाहिए, ये सारे डिज़ाइन क्या होता है कस्टमर आजकल बताते हैं कंपनीज़ को। ठीक है, तो ये सारे कस्टमर के तरफ से इनिशिएटिव आता है, तो इसे हम कहते हैं कस्टमराइजेशन। और इसके अलावा यहाँ पर एक लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, देखिए, सच कंपनीज हैव बिकम फैसिलिटेटर्स एंड देयर कस्टमर हैव मूव्ड फ्रॉम बीइंग कंज्यूमर टू बीइंग प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर थोड़ा अजीब लग रहा है आप लोगों को, मैंने भी जब ये पढ़ा तो पहली बार ये टर्म देखा, मुझे लगा इसकी स्पेलिंग कुछ उन्होंने गलत लिख दिया है, लेकिन नहीं है ऐसा। बहुत सारे नए टर्म आते हैं लाइक सिटीजन, नेटिजन, लाइक कंज्यूमर, प्रोज्यूमर। तो प्रोज्यूमर मार्केटिंग के टर्म में ये है। इसका मतलब क्या है, देखिए प्रोज्यूमर मतलब क्या होता है, ये एक टर्म है जिसको एल्विन टॉफलर नामक व्यक्ति ने कॉइन किया था। इसका मतलब ये है इट इज़ अ स्पेशल क्लास ऑफ कंज्यूमर दैट कुड प्रोड्यूस एज वेल एज कंज्यूम अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। मतलब हम ये कहें कि प्रोज्यूमर एक इंडिविजुअल है विच बोथ कंज्यूम एंड प्रोड्यूस, मतलब कंज्यूम भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। अगर एग्जांपल दूँ तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब वगैरह में आप DIY हैक्स देखते होंगे, डू इट योर सेल्फ वाला हैक्स देखते होंगे, जिसमें वो कपड़े की बहुत सारी चीज़ों को हैक्स कर देते हैं, खुद ही थोड़ा बहुत बनाएंगे, अपने हिसाब से डिज़ाइन वगैरह करेंगे और फिर यूज़ करेंगे और मार्केटिंग करेंगे इसका, तो इसको कहते हैं प्रोज्यूमर। जैसे ये लेडी को आप देख रहे हैं, ये सुंदर सी लेडी क्या कर रही हैं, ये खुद ही डिज़ाइन करके कपड़े वगैरह खुद पहन रही हैं और अपने डिज़ाइन दूसरों तक भी पहुंचा रही हैं। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या करना, डिज़ाइन करना। तो देखिए लगभग ये सेम ही है, कस्टमराइजेशन और कंज्यूमराइजेशन, कस्टमराइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। लेकिन जो है मेनली कस्टमराइजेशन में ये बात कर रहा है कि किस जर्नी के कैसे ये एक कंज्यूमर जो है वो प्रोज्यूमर बनते जा रहा है, यानी कि कंज्यूम भी कर रहा है और प्रोड्यूस भी कर रहा है। तो ये जो है कस्टमराइजेशन, और ये आजकल डिजिटली आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी की जाती है, DIY हैक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा आजकल आते हैं। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो अब देख लीजिए, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी ये पूरी चीज़ें, जहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी B2B का कंसेप्ट, B2C का कंसेप्ट, G2B का कंसेप्ट, सब कुछ डिस्कस करूंगी। उसके पहले ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए ताकि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आसानी हो। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए, ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग। ये चला गया नीचे, तो देखिए ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग, ये तीन टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इवन इसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है, और ये सारे ही टर्म हमारे क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अगर मैं एक वेन डायग्राम की सहायता से समझूं तो देखिए ये जो बड़ा वाला पोर्शन आप लोग को दिख रहा है वो क्या है, ई बिजनेस है। ठीक है, ई बिजनेस के अंदर आया ई कॉमर्स, उसके अंदर आया ई मार्केटिंग और इसके अंदर आया इंटरनेट मार्केटिंग। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लमसम आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग क्या है। तो यहाँ अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू समझाऊँ आप लोगों को, देखिए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, जो ई बिजनेस है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। ई बिजनेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म सच एज इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट टू कंडक्ट अ कंपनी बिजनेस। कंपनी बिजनेस है, मान लीजिए जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, सिस्को एक कंपनी है, ऑरेकल एक कंपनी है, तो वो कंपनी क्या कर रहा है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लाइक इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, इंट्रानेट के लिए यूज़ कर रहा है, एक्स्ट्रानेट का यूज़ कर रहा है, उसके थ्रू क्या है, बिजनेस को कंडक्ट कराने को कहते हैं ई बिजनेस। समझ में आया? द इंटरनेट एंड द अदर टेक्नोलॉजी नाउ हेल्प कंपनीज टू कैरी ऑन देयर बिजनेस फास्टर, मोर एक्यूरेटली एंड ओवर अ लार्जर टाइम एंड स्पेस। तो ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर कर सकते हैं ये यूज़ ऑफ इंटरनेट वगैरह का करके। तो इसे कहते हैं ई बिजनेस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू बिजनेस करने को कहते हैं ई बिजनेस। और ये मेनली क्या करते हैं, ये सारे हमारे एक मेनली वास्ट टर्म में बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे मैम इंटरनेट तो सुने थे, कभी ये नहीं सुना कि इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, और इंटरनेट तो मालूम है।
तो अभी आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये तीनों टर्म क्या है। देखिए एक सुंदर सा इमेज आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट ये एक ब्रॉडर सेंस है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड को देखूं, वर्ल्ड का कनेक्टिविटी देखूं, मान लीजिए हम लोगों को कोई कम्युनिकेशन करना है या कोई चीज़ भेजनी है या फिर कनेक्ट होना है एक वर्ल्ड से, मान लीजिए फ्रांस और इंडिया में, तो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट क्रिएट्स कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो यूज़ होगा, बड़े जो हम लोग कनेक्शन देखते हैं उसको कहते हैं इंटरनेट। एक्स्ट्रानेट मतलब हमारा हो गया सप्लायर कस्टमर, एंड एक्स्ट्रानेट क्रिएट्स कनेक्शन बियॉन्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे इंटरनेट का यूज़ करते हैं, कनेक्शन का यूज़ करते हैं, कनेक्टिविटी का, उसको कहते हैं हम लोग इंटरनेट। अगर उसके मैं बियॉन्ड देखूंगी, उसका ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आउटसाइड देखूंगी तो एक्स्ट्रानेट है। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट करना है तो इंटरनेट का यूज़ करना होगा। ये तीन टर्मिनोलॉजीज़ हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स, क्या है? ई कॉमर्स का मतलब होता है खरीदना और बेचना यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मेनली द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट की सहायता से खरीदी और बिक्री करने को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मेनली इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर देखिए आया था इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग या फिर ई परचेसिंग। ई परचेसिंग मतलब हम कह सकते हैं ना कि ई मार्केटिंग एंड ई परचेसिंग आर द सबसेट, ये सबसेट है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स के अंदर मार्केटिंग आया, इंटरनेट मार्केटिंग आया। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा ई बिजनेस। फिर इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स इंक्लूड ई मार्केटिंग एंड ई परचेसिंग, जिसे हम ई प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। प्रोक्योरमेंट जब आप गवर्नमेंट की वेबसाइट डालेंगे तो खुल जाएगा खरीदी बिक्री करने का। समझ में आया आप सभी लोगों को? फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, ई मार्केट। ई मार्केट का मतलब क्या है? ई मार्केट का है कि ई मार्केट तो हम लोगों को वही सेलिंग एंड परचेजिंग करना है, लेकिन जो ई मार्केटिंग है वो मार्केटिंग साइड ऑफ ई कॉमर्स है। मार्केट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक मार्केट स्पेस होता है और एक हमारा मार्केट प्लेस होता है। तो देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्केट स्पेस और मार्केट प्लेस के बारे में डेफिनेशन ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मेनली क्या है, मार्केटिंग कर रहा है, मार्केट प्लेस और मार्केट। तो ये क्या हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ कंपनी एफर्ट्स टू कम्युनिकेट अबाउट, प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑल ओवर द इंटरनेट। nokia.com, dell.com ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि और टर्म में को आप लोगों को एक्सप्लेन करना था। देखिए आई नो आप लोगों को ये हो सकता है मालूम होगा, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में देखेंगे बहुत सारे टर्म, मार्केट प्लेस, मार्केट स्पेस, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मार्केट प्लेस का मतलब ये होता है कि फिजिकल लोकेशन में जा करके इंडिविजुअली बाइंग और परचेजिंग करना, यानी कि जो बायर और सेलर हैं, खरीदने और बेचने वाले हैं, इंडिविजुअली मीट करते हैं एक फिजिकल लोकेशन में। फलाना जगह दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में बायर और सेलर क्या हुए, इंटरेक्ट किए और इन्फॉर्मेशन शेयर करके खरीदी बिक्री किए। तो उसके लिए एक जगह चाहिए, एक प्रॉपर बिल्डिंग चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग मार्केट प्लेस। जो जैसे हमारा कोई सरोजनी नगर का मार्केट हो गया दिल्ली का, या फिर कोई भी मार्केट हो गया नॉर्मली हमारे जो आसपास में होते हैं, उसको कहते हैं मार्केट प्लेस, जहाँ पर फिजिकली चीज़ें होती हैं, दिखती हैं। तो कॉस्ट इसका इसीलिए जैसे हाई होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जो मार्केट में रहते हैं और ऑनलाइन से बड़ा चिढ़ते हैं आजकल वो लोग, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होती है, सामानें थोड़ी सस्ती होती हैं, उसके बाद वो खुद ला करके दे भी देते हैं, डिलीवरी कर देते हैं घर में। तो ये सारी चीज़ें क्या ऑनलाइन से सारी आसान हो रही, तो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं वो लोग। तो वैसे तो कोविड की सिचुएशन जो थी, आसपास के हमारे मार्केट वाले लोग ही सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट किए, सामानें बेचें, लेकिन सबका अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस है। किसी को ऑनलाइन परचेसिंग अच्छी लगती है, किसी को ऑफलाइन परचेसिंग अच्छी लगती है। तो जो हम ऑफलाइन परचेसिंग करते हैं फिजिकल लोकेशन में जा करके, उसे कहते हैं हम लोग मार्केट प्लेस। और इससे क्या होता है, कॉस्ट वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होती है, उन्हें रेंट पे जो है वो किराया लेना होता है, एक रूम लेना होता है मार्केट को कैप्चर करने के लिए। और इसमें थोड़े से कस्टमर वगैरह भी कम होते हैं, ठीक है। अगर एक छोटा सा कोई मैं शॉप देखूं, मान लीजिए कोई कपड़े की शॉप देखूंगी आसपास में हमारे जो होता है, उसमें कस्टमर कम होते हैं। लेकिन अगर मैं वही चीज़ अगर ऑनलाइन में देखूं तो बहुत सारे कस्टमर होते हैं, क्योंकि उसमें बिल्डिंग में मेंटेनेंस, स्टाफ वगैरह को लिए देने होते हैं, तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है।
लेकिन अगर मैं सप्लाई और डिमांड की बात करूँ तो जैसे देखे ही थे, लेस नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ सिटी वगैरह की बात की जा रही है। मार्केट स्पेस मतलब जितने भी हैं वो ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन जो हमारा होता है, जैसे कि हम अमेज़न में ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ग्रोफर से सामान मंगाते हैं हम लोग अपना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं मार्केट स्पेस। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल लोकेशन और फॉर अ बायर और सेलर। जो भी चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, इंटरनेट के थ्रू होती हैं। तो इसमें क्या है, इसलिए कॉस्ट वगैरह कम है क्योंकि कोई ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और सप्लाई डिमांड के टर्म्स अगर देखें तो सप्लाई डिमांड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, ई कॉमर्स और इसका डेफिनेशन हो गया। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, फिलिप कोटलर की बुक से मैंने लिया हुआ है। बाकी बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, देखिए बहुत ज़्यादा गूगल सर्च करना होता है, तब जा कर के चीज़ें और भी समझ आती है एग्जाम्पल के थ्रू। तो इस चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठाइए। और ये टर्म अगर आप लोगों को कहीं भी पूछता है तो आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएँ। समझ में आया आप सभी लोगों को? अब देख लीजिए, ये जो है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी कि ई कॉमर्स डोमेन, और इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। B2B, B2C, C2B, B2C2B, तो बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स मॉडल हैं, डोमेन हैं, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ समझ में आया हुआ। ये क्लास आप ज़रूर देखें अच्छे तरीके से, तो जा कर के आप लोगों को ई कॉमर्स जो मॉडल है वो समझ में आएगा। तो अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अच्छे तरीके से देखिए, इसी तरीके से हम लोग पहले पूरा थ्योरी अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन लगाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए। फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।